हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज नैश सीरीज़ की जो उनकी बुक है होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स, लीडर्स इन होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स, इसकी जो अगली दवा है मेडिसिन नंबर 73 जेल्सीमियम देखते हैं। तो डॉक्टर नैश ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया जिसको समझना बहुत आसान है। सबसे बेटर तो यही रहता है कि जब आप बुक पढ़ते हैं, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो हर बार एक नई चीज़ आती है। और कोलकाता के एक डॉक्टर साहब थे जो मुझको कहते थे, जब मैं शुरू में आया, तभी तो 16 साल हो गया प्रैक्टिस के, उनसे मैं शुरू में जब मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक दवा को बार बार पढ़िए। वो एक एक दवा 1-1 लाख रुपए की है। कहने का मतलब अगर आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो हर साल आपकी इनकम 1-1 लाख बढ़ जाएगी। तो ऐसे उनके वर्ड्स थे और ये सही भी। कोई भी मेडिसिन जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो उसमें फिर लगता है यार ये तो इसमें मैंने देखा ही नहीं था। तो शुरू करते हैं जेल्सीमियम। तो जेल्सीमियम का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है कि कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्टेशन ऑफ द होल मस्कुलर सिस्टम। तो इसमें जो है पूरे शरीर का जो मसल और जो नर्व हैं ये सब बिल्कुल एक फैटिक प्रोस्ट्रेटेड लेसिट्यूड कंडीशन में पहुंच जाते हैं। मोटर पैरालिसिस मतलब जो नर्व मसल्स को सप्लाई करती हैं, वॉलंटरी मसल्स, तो वो वॉलंटरी मसल्स जो है काम करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे। आगे इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं मसल डजन ओबे द विल। तो वही चीज़ है कि मरीज को एग्जैक्टली दिमाग में अंदर पता है कि उसको करना क्या है, लेकिन उसकी मांसपेशियां उसके उस ऑर्डर को फॉलो करते ही नहीं है। पैर डालेगा उधर, जाएगा उधर, हाथ उठाएगा इधर, बढ़ेगा उधर। इस तरह की चीज़ें जेल्सीमियम में रहती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अचानक नहीं होती, धीरे धीरे शुरू होती हैं। आँख की जो लिड्स होती है वो नीचे चली जाती है, ड्रॉप हो जाती है, फिर धीरे धीरे परमानेंटली पैरालिसिस में भी पहुंच सकती है। इसमें 2 दवाएं और हैं, वो है सीपिया और कॉस्टिकम। ट्रेम्बलिंग होता है हाथों में, पैरों में। अगर कोई चीज़ वो उठाना चाह रहा है तो हाथ कांपने लगेंगे, और ऐसे खड़ा होना चाहेगा तो पैर कांपने लगेंगे। जीभ बाहर निकालेगा तो जीभ कांपने लगती है। तो ये जो शुरुआत होती है मोटर पैरालिसिस की, इस कंडीशन में पहले ये धीरे धीरे एक प्रोसेस के तहत होती है। पहले उसके जो सिम्टम्स आते हैं उसको लेसिट्यूड महसूस होगा, एक जनरल फेटिक फीलिंग रहती है, और मरीज हमेशा लेटे रहना चाहता है, इतना ज़्यादा वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है। इसमें एक और दवा है, वो है पिक्रिक एसिड। जैसा कि हम लोगों ने पिक्रिक एसिड में देखा था कि मरीज का पैर बहुत भारी हो जाता है, वो उठा नहीं पाता है, पैरों में दर्द होता है, इस तरह का ड्राउजीनेस वाली कंडीशन रहती है जेल्सीमियम में। पल्स कमज़ोर हो जाता है, स्लो हो जाता है। हालांकि मरीज अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट उसके शरीर में है तो पल्स फिर से फास्ट तेज हो जाता है, लेकिन आमतौर पे जब बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तो पल्स एकदम वीक और स्लो रहता है। उसके बाद जब वो खड़ा होगा तो पैर कांपने लगेंगे, हाथ कांपने लगेंगे। अगर उसको ऊपर उठाने लगता है तो जीभ बाहर निकालेगा तो जीभ जो है ट्रेम्बलिंग करने लगती है, वीकनेस रहता है। और ये वीकनेस बोथ रहता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। मरीज को तो महसूस होता ही है, हम उसे देख भी सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं कि पेशेंट कितना कमज़ोर हो गया है। डॉक्टर नैश ने कहा कि अगर 1 वर्ड में वो जेल्सीमियम को डिस्क्राइब करे तो उन्होंने कहा कि वो इसका नाम देंगे ट्रेम्बलिंग रेमेडी। ये आपके नर्वस सिस्टम पे जिस तरीके से काम करती है, मोटर नर्व्स पे जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके की ट्रेम्बलिंग ये प्रोड्यूस करती है। ट्रेम्बलिंग मतलब इस तरीके की रहती है कि इतना ज़्यादा उसको ट्रेम्बलिंग रहती है कि पूरे शरीर हिलने लगता है, पूरी बॉडी शेक करने लगती है, और मरीज को चिल भी नहीं रहेगा अंदर से। ऐसा नहीं कि उसको चिल है तब बॉडी शेक हो रही है, उसकी बॉडी नर्वसनेस की वजह से शेक होने लगती है। सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, मरीज भी महसूस करता है और आप उसे देख भी सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है कि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। आपको देख के नहीं लगेगा कि अंदर से उसको इतनी कमजोरी है। और ये जो कमजोरी है, इस तरह की कमजोरी धीरे धीरे शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वो कंप्लीट पैरालिसिस की तरफ मरीज बढ़ने लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि आंखें नीचे गिरने लगती हैं, फिर धीरे धीरे वो पैरालाइज्ड हो जाएगा अगर जेल्सीमियम सही समय पे नहीं दिया गया तो ये तो इसका पैरालिसिस मोटर जो अफेक्शन था, मोटर नर्व अफेक्शन। और मेंटल फैकल्टीज़ की बात करें तो उसको मरीज को बहुत ज़्यादा डलनेस रहती है, सोच भी नहीं पाता, थिंकिंग प्रोसेस भी उसको थका देती है, ड्राउजी होता है, और डल रेड फेस, चेहरा हल्का सा डल रहता है और लाल हो जाता है।
मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी एक्साइटमेंट हो जाता है, और इमोशंस जो उसको हर्ट करते हैं, जैसे कि एलन स्किनर में है कि डेथ ऑफ लव्ड वन, किसी अपने करीबी की डेथ हो गई तो उसके बाद मरीज बीमार हो गया, ये हिस्ट्री पाई जाती है। और ये सारे जो इमोशंस होते हैं ना, ये पेशेंट के अंदर कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि डायरिया इसका मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल एक्सप्रेशन है एक्साइटमेंट का, इमोशंस का, इन सारी चीज़ों का। और ऐसी कंडीशन में जब आप जैल्सीमियम देते हैं तो वो सिर्फ ना कि डायरिया ही नहीं ठीक करेगी, जो पूरी पैथोलॉजी मरीज के अंदर है जो चली आ रही, उन सबको भी एबनॉर्मल कंडीशन को नॉर्मल कर देती है। डर, टायर्ड, प्रोस्टेटिंग हेडेक होता है, खास तौर से बेस ऑफ द ब्रेन, इस वाले हिस्से में। और मरीज जो है सर को ऊंचा रखना चाहता है। अभी क्या है कि जैल्सीमियम का सर हमेशा जैसे ड्राउजीनेस और टायर्ड फीलिंग, ये सब ट्रैम्बलिंग वगैरह तो रहेगी ही, लेकिन जब आराम मिलता है मरीज को, जैसे लेट गया और ऊंचा तकिया लगा दिया और चुपचाप लेटा है बिना हिले डुले, तो उसको आराम रहेगा। अभी थोड़ा सा मान लीजिए मेंटल लेवल ले लिया, सिगरेट पी लिया, या बिना तकिया लगाए सो गया, या धूप में चला गया, तो धूप में जाने पे तो आपके ग्लोनाइन, लैक्सिस, लाइसिन और नाइट्रम कार्ब, ये कुछ दवाएं और हैं, तो इन कंडीशंस में इसका सर दर्द बढ़ जाता है। दबाने से, मालिश वालिश करने से आराम रहता है मरीज को। सिक हेडेक भी होता है मरीज को, जैल्सीमियम पेशेंट को, जैसे ज़्यादातर ये बेस ऑफ द ब्रेन से शुरू होता है, ऊपर आता है, फिर दोनों आँखों में शिफ्ट हो जाता है, और डलनेस, ड्राउजीनेस, आँख भारी भारी रहना, इस तरह की चीज़ें बनी रहती हैं। जैल्सीमियम का जो सर दर्द होता है वो पेशाब करने से आराम मिल जाता है। अब इसमें एक दवा और है लेगडिफ्लोरोटम, जिसमें सिक हेडेक रहता है, लेकिन जैल्सीमियम की तरह इसमें भी पेशाब बार बार होता है, प्रोफिस फ्लो ऑफ यूरिन होता है, लेकिन ये उसके साथ हैबिचुअल होता है। मतलब मरीज को जब भी सिक हेडेक होगा, लेगडिफ्लोरोटम की बात करें, तो उसको बार बार पेशाब मालूम देगी, ये उसके साथ एक कॉन्कोमिटेंट सिम्टम रहता है। लेगडिफ्लोरोटम में पेशाब करने से मरीज को आराम नहीं मिलेगा, आराम सिर्फ जैल्सीमियम में मिलता है। और सिक हेडेक में वही वीकनेस और ट्रैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ज़्यादातर एसोसिएटेड रहती हैं, ना कि सैंगुइनेरिया या फिर आपका आयरिसवर और कुछ दवाएं जिसमें नाउजिया और वोमिटिंग भी होती है। तो जैल्सीमियम में नाउजिया और वोमिटिंग नहीं रहती है। सेंसोरियम में इसका बहुत तगड़ा इफेक्ट है, कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, जैसे कि ब्लड विज़न होता है, डायलेटेड पिपल्स रहते हैं, डबल साइट रहती है, दो दो चीज़ें दिखलाई देती हैं, और जैसे लगता है कि शराब पी रखा है। जैसे कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में पेशेंट दर्द नहीं होता है, गैस भी नहीं बनता है, बस लगता है कि पेशेंट नशे में, तो ऐसी कंडीशन में जब आप जैल्सीमियम देते हैं तो बहुत अच्छा आराम मिलता है। वर्टाइगो जैसी फीलिंग रहती है, हरदम गिडनेस इस टाइप की फीलिंग रहती है, नर्वस चिल रहता है, और पूरे शरीर को वो शेक कर देता है, एकदम हिलाता है। कोई चिल उसको फीवर का चिल नहीं है, बस वो नर्वसनेस की वजह से वो चिल रहता है। मरीज को चुपचाप बैठे रहना पसंद रहता है, और हिलने डुलने में उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। जो अगला सिम्टम है कि फियर ऑफ फॉलिंग इन चिल्ड्रेन, बच्चे क्या करते हैं ना, नर्स को पकड़ लेंगे कहीं गिर न जाए, या जो पालना होता है उसको पकड़ लेंगे कहीं गिर न जाए। तो जैल्सीमियम में भी इसके अलावा एक और दवा है बोरैक्स। तो बोरैक्स में क्या होता है कि जैल्सीमियम और बोरैक्स में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि बोरैक्स में जो बच्चे होते हैं, जैसे नर्स ने बच्ची को अपने गोद में लिया, फिर वो नीचे पालने में रख रही है, तो उस समय वो पकड़ लेंगे, या डाउनवर्ड मोशन, ऊपर से सीढ़ी से नीचे आ रही है, तब बच्चा पकड़ लेगा। बोरैक्स में ऐसी कंडीशन में, जबकि जैल्सीमियम में हमेशा ही वो सेंसोरियम इफेक्ट की वजह से बच्चे पकड़े रहते हैं, कहीं गिर न जाए, चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे आ रहे हों। स्लो वीक पल्स होती है, मैंने बताया, और आँखों में भारीपन रहता है, उसे खोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जैसे कितना ये भारी हो गया है। और एक चीज़ और है, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे एक फार्मूला था, जैल्सीमियम गो डिजिटलिस डोंट। तो जैल्सीमियम को क्या लगता है कि जब तक वो चलेगा फिरेगा नहीं, तब तक उसका हार्ट चलता रहेगा, और जैसे ही वो रुक जाएगा हार्ट बंद हो जाएगा। और डिजिटलिस में इसका जस्ट उल्टा होता है, उसको लगता है कि जब वो चलेगा तो हार्ट बीट बंद हो जाएगी, तो इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता है डिजिटलिस में, और जैल्सीमियम चलता रहता है। और मस्कुलर पेन, डीप सीटेड मस्कुलर पेन, या आपको ये कह लीजिए कि माइल्जिया, एक जनरलाइज बॉडी पेन बना रहता है जैल्सीमियम में, पूरे शरीर में थकान सा, जैसे किसी ने मार रखा हो।
माइंड की बात करें तो अभी पहले ही मैंने बताया कि जैल्सीमियम जो है टॉर्पिड होता है, स्लीपी होता है, हिलने डुलने से उसको डर लगता है, इतनी ज़्यादा उसको कमजोरी रहती है, और पूरे जो मेंटल फैकल्टीज़ होती है, सोचने की क्षमता, वो सब डंप पड़ जाती है। वो क्लियरली किसी चीज़ को सोच नहीं पाता, किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं लगा पाता, चुपचाप एक जगह बैठे रहना चाहता है, ना कुछ बोलना चाहेगा, ना बात करना चाहेगा, ना कंपनी चाहिए उसको। भले ही कोई इसके बगल में अगर आकर के कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा हो, फिर भी बैठ गया तो उसको दिक्कत होने लगेगी। इस तरह की इरिटेशन रहती है। मेंटल डिस्टर्बेंस में जैसे एक्साइटमेंट, बैड न्यूज़, इसके फ्राइट न्यूज़, इसके जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं जैल्सीमियम में वो है डायरिया। तो जैल्सीमियम उस डायरिया को भी ठीक करेगी, और आपके शरीर में जैल्सीमियम, पेशेंट के शरीर में जो आपका एबनॉर्मल पैथोलॉजी है उसको भी ठीक करती है जैल्सीमियम। सिक हेडेक के बारे में बता ही दिया। तो जैल्सीमियम आपकी फीवर में चलती है, वो बहुत फ्रिक्वेंटली चलती है, प्यास कम लगती है, मुंह थोड़ा ठीक रहता है, सुखाई टाइप का रहता है, हल्का हल्का। तो किसी डॉक्टर ने इसको एकोनाइट और वेट्रम विरिडी के बीच में रखा, लेकिन डॉक्टर नैश इसको बैप्टिसिया और बेलाडोना के बीच में रखते हैं, क्योंकि जैल्सीमियम में बैप्टिसिया का डलनेस मौजूद रहता है और ढेर सारे सिम्टम्स मौजूद रहते हैं, लेकिन स्टूपर उस टाइप का नहीं रहता जैसे बैप्टिसिया में होता है, या प्यूट्रिफिकेशन, ऑफेंसिव डिस्चार्ज, ऑफेंसिव माउथ स्मेल, ये सारी चीज़ें बैप्टिसिया के जो सारे सिम्टम है वो जैल्सीमियम में नहीं रहते। लेकिन बेलाडोना से इसलिए क्या रेड फेस रहता है, वायलेंट लुकिंग रेड फेस तो नहीं रहता, लेकिन फेस रेड रहता है, और मरीज उतना वायलेंट नहीं होता जैसे कि बेलाडोना में होता है। तो डॉक्टर नैश ने इसको बैप्टिसिया और बेलाडोना के बीच में रखा। डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, इस तरह की चीज़ें जैल्सीमियम फीवर में रहती हैं। इसका जो सबसे खास बात है वो है चिल। तो जो जैल्सीमियम का चिल है वो पूरे बैक में ऊपर से नीचे तक मूव करता है। इसमें कुछ और दवाएं जैसे कैप्सिकम है और सीपिया है। तो कैप्सिकम और सीपिया में जो चिल होता है वो दोनों स्कैपुला के बीच में शुरू होता है। इपिटोरियम और नाइट्राम्यूर है, इसमें लंबार रीजन में चिल शुरू होता है। इपिटोरियम और लेक्सिस की बात करें तो डॉर्सल रीजन में चिल शुरू होता है जब फीवर आता है। तो नर्वस प्रोस्ट्रेशन टाइफाइड के बाद, जैसे टाइफाइड हुआ, मरीज ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद नर्व की कमजोरी, प्रोस्ट्रेशन, डिजीनेस, ये सब बनी हुई है, तो आप जैल्सीमियम आप कंसिडर कर सकते हैं। और बुजुर्गों लोगों में, बूढ़े लोगों में जो वीक स्लो पल्स होता है उसके लिए जैल्सीमियम है। ये थी जैल्सीमियम डॉक्टर डी बी नैश की। थैंक यू।